वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 13 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल वेम्बनाड लेक के बारे में है। वेम्बनाड लेक का एरिया श्रिंक कर रहा है और इसकी जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में है। इसी को लेकर कंसर्न्स अभी हाल फिलहाल में रेज किए गए हैं और इसी रेफरेंस में ये लेक न्यूज में आई है। इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि पुन्नामडा लेक, कोची लेक, वेम्बनाड कयाल या फिर वेम्बनाड कोल। लोकेशन की बात करें तो ये केरला में वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है और भारत की सबसे लंबी लेक है। आप इसकी लंबाई देखेंगे तो एक बहुत ही लंबे स्ट्रेच में ये फैला हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम है इंडिया का, तो अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो कोई सबसे बड़ा भी होगा। तो सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल का सुंदरबन का है और दूसरा सबसे बड़ा वेम्बनाड लेक का इकोसिस्टम है, वेटलैंड इकोसिस्टम है। कुछ नदियां इसमें पानी लेकर आती होंगी सोर्स ऑफ वाटर के तौर पे। तो 4 नदियां हैं जिनका पानी इस लेक में आता है। दोजार, मीनाछिल, अचानकोइल, पंबा और मणिमाला। जो लेक है वो अरेबियन सी के बिल्कुल किनारे पर है। एक नैरो रीफ है जो इसको अलग करती है अरेबियन सी से। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहां पर आपको पथिरामनाल आइलैंड मिल जाएगा, जिसे मिडनाइट सैंड्स के नाम से भी पुकारा जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है, इस लेक के पास में है। कुमारकम बर्ड सेंचुरी ये लेक के ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। 2019 में विलिंगडन आइलैंड जो कोची सिटी है उसका एक सी पोर्ट है, वो इसी वेम्बनाड लेक के एरिया से ही कार्व आउट करके बना दिया गया। 1252 मीटर लंबा साल्ट वाटर बैरियर तैयार किया गया है थैन्नूर मुक्कम के पास में, ताकि साल्ट वाटर जो कुटनाड का पूरा रीजन है वहां पर ना जाने पाए। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसे वल्लम कोली भी कहा जाता है, जिसे कई बार आप लोग स्नेक बोट रेस भी कहते हैं, बड़ा फेमस है। ये हर साल अगस्त के महीने में इसी लेक में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। रिकॉग्निशन की बात करें तो इसे वेटलैंड के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम के भीतर। 2002 में इसे वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे भी इंक्लूड कर लिया गया रामसार कन्वेंशन में, जिसे डिफाइन किया गया है। तो ये तो सारी बातें वेम्बनाड लेक के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तारागिरी के बारे में है। मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में तारागिरी को लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट 17A का ये तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब यह है कि इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। फ्रिगेट का मतलब यह है कि एक प्रकार का युद्धपोत है जो लड़ाई लड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है, डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट 17A का ये तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। मतलब 2 और रहे होंगे, कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। किसने बनाया? मेजगांव शिप बिल्डर्स, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स के साथ लैस है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है कि वर्तमान में उपस्थित जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका हमने इसमें इस्तेमाल किया है। इसमें हमने लगाए हैं सेंसर्स, एडवांस्ड एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी है जो सारा काम देखता है। वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर लिविंग स्पेस है जहां जो भी लोग इस फ्रिगेट पे काम कर रहे हैं वो आसानी से रह सकते हो। सोफिस्टिकेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और भाई कई सारे फीचर्स हैं जो इस शिप को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। शिप का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ इस तरीके से उसे डिजाइन किया गया है कि वो किसी भी एयरक्राफ्ट या एंटी शिप क्रूज मिसाइल से इस फ्रिगेट को बचा सकता है। वर्टिकल लॉन्च और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इसमें इक्विप किया गया है। मतलब कि बहुत आसानी से ये खुद को डिफेंड कर पाएगा। 2 30 मिलीमीटर रैपिड फायर गन्स भी इसमें इंस्टॉल की गई हैं जो क्लोज इन डिफेंस कैपेबिलिटी देता है। अगर कोई शिप बिल्कुल नजदीक में आ गया इसके अटैक करने के लिए तो ये गन्स इस्तेमाल में ली जाएंगी। मतलब इसके आसपास आना समझदारी की बात तो बिल्कुल नहीं होगी। इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है एक ट्रिपल ट्यूब लाइट वेट टॉर्पीडो लॉन्चर। टॉर्पीडो के जरिए हम अटैक कर पाएंगे दुश्मन के ऊपर अगर वो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। फर्दर इसमें होगा रॉकेट लॉन्चर जो शिप की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A के बारे में। प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट, जिसे P-17A के नाम से भी पुकारा जाता है, इसे 2019 में इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत सीरीज ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हमें बनाने हैं, जिसे बनाने का काम 2 लोगों को सौंप दिया गया है, एमडीएल यानी कि मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को और GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। गाइडेड मिसाइल्स
गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, जिनको कंस्ट्रक्ट इस तरीके से किया गया है कि इनके पास हो स्पेसिफिक स्टेल्थ डिजाइन। जो भी आपका डिफेंस का इक्विपमेंट है वो आसानी से रडार की कैच में ना आए, पकड़ा ना जाए, बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो खुद ही शिकार बन जाएगा, तो आपको बचाएगा क्या। तो रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग की जाती है ताकि रडार की जो रेज है वो इसको कैप्चर न कर पाए। लो ऑब्जर्वेबल होता है, ये आसानी से देखा नहीं जा सकता, एंड दैट इज रीजन कि ये अनडिटेक्टेबल रहता है एनिमीज के लिए। पहला स्टेल्थ शिप जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया दैट वाज नीलगिरी, 2019 में से लॉन्च कर दिया गया था। उम्मीद है कि इस साल इंडियन नेवी को मिल जाएगा। उदयगिरी सेकंड शिप था जिसे 2022 में लॉन्च किया गया मई में, 2024 तक इसे कमीशन कर दिया जाएगा। लॉन्च करने के बाद देखिए कई सारे ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही नेवी को दिया जाता है। तो अभी टेस्टिंग फेज में है, ये नेवी को 2024 तक मिल जाने की उम्मीद है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में है। आप लोग मनरेगा के बारे में जानते हैं, लेकिन मनरेगा के बारे में एक बेसिक बात यह है कि वो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, मतलब गांवों में जो लोग डिमांड कर रहे हैं काम की उन्हें वहां पे काम दिया जाता है। लेकिन ये जो राजस्थान सरकार का इनिशिएटिव है ये अर्बन एरियाज के लिए है, मतलब अगर कोई व्यक्ति अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट की डिमांड कर रहा है तो उसे इस स्कीम के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाए उन पुअर और नीडी फैमिलीज को जो शहरों में रहते हैं। उन्हें 100 दिनों का काम दिया जाएगा ऑन डिमांड, जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है। देखिए कोई लिमिट नहीं लगाई गई है कि उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो हर व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। फॉर द नो इनकम लिमिट जो कि मैंने आपको बताया, तो जो भी गरीब लोग हैं, जो डेस्टिट्यूट लोग हैं, वो आसानी से वर्क डिमांड कर सकते हैं। स्पेसिफिक फोकस उन लोगों के ऊपर किया जाएगा जिन्होंने पेंडेमिक में अपनी जॉब या अपना काम खो दिया है। कई सारे काम हैं इस स्कीम के भीतर, उन्हें 8 हेड्स में क्लब किया गया है जो काम उन्हें दिए जाएंगे। जैसे गांवों में आपने देखा होगा मनरेगा में वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं, कनाल्स बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं या मेड़बंदी की जाती है, उसके लिए काम दिया जाता है जो मनरेगा के लोग होते हैं, जो उसमें काम करने के इच्छुक हैं उन्हें। तो शहरों में आखिर उन्हें क्या काम देंगे अगर वो वर्क की डिमांड करते हैं तो 8 हेड्स में यहाँ पे काम डिवाइड किए गए हैं। दोज आर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वाटर कंजर्वेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और इलीगल बोर्ड्स, होर्डिंग एंड बैनर्स, जो डिफेसमेंट है प्रॉपर्टी का उसको रोकना, और सर्विस रिलेटेड वर्क भी दिए जाएंगे। तो मतलब ये सारे काम हैं जो शहरों में उन्हें दिए जाएंगे करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जन आधार कार्ड या उसके रजिस्ट्रेशन स्लिप रिक्वायर्ड होगी, और रजिस्ट्रेशन जो है वो ई मित्र सेंटर्स के द्वारा किया जा सकेगा। तो एक बढ़िया सा इनिशिएटिव है अर्बन एरियाज के लिए। अगर ये राजस्थान में अच्छा काम करता है तो इसे अन्य राज्यों के द्वारा ऑप्ट किया जा सकता है अर्बन एरियाज में, और हो सकता है कि इसे नेशनल लेवल पे भी इंप्लीमेंट कर दिया जाए अगर ये राजस्थान में वहाँ का जो अर्बन एरिया है वहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर जाए। तो जो भी म्यूनिसिपलिटी का पूरा एरिया है उस एरिया में कोई भी जो वर्क है उसकी डिमांड कर सकता है, अर्बन एरिया बेसिकली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन के बारे में है। यहाँ पे देखिए 2 शब्द हैं, इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन। जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन करती है, तो वो कार्बन का एमिशन ना करे उसके लिए प्रयास किया जाएगा, और इसके लिए एक अलायंस बनाया गया है ग्लोबल लेवल का हाल फिलहाल में। अब ये अलायंस बनाया गया तो किसने बनाया? पहला तो इसमें इरेना है। इरेना का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और इसके अलावा इसमें 13 इंडस्ट्रीज हैं। जब इंडस्ट्री की बात हो रही है कि इंडस्ट्रीज को डिकार्बोनाइज करेंगे तो इंडस्ट्री का होना तो जरूरी है, तो 13 इंडस्ट्रीज हैं जो अलग अलग सेक्टर के हैं और वो इसमें एक साथ मिलकर आए हुए हैं। इसको बनाने के लिए बाली डिक्लेरेशन अभी हाल फिलहाल में किया गया। इसके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि सभी इंडस्ट्रीज को इकट्ठा लेकर आएं और कार्बन का एमिशन रिड्यूस किया जाए। ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि नेट जीरो एम्बिशन जो हमारा है, नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि हाँ हम कार्बन का एमिशन करेंगे नहीं, रेदर अगर हम कार्बन का एमिशन कर रहे हैं तो जितना हम एमिशन कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं उतना ही हम कार्बन को सेक्वेस्ट्रेट करने की, सोखने की, कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करके जो 2015 का हमारा पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट गोल्स है उसको हम रीच करने की कोशिश करेंगे। जो प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार किया गया है इसके माध्यम से कोलैबोरेट करेंगी वेरियस इंडस्ट्रीज और वो कंट्रीब्यूट करेंगे कि जो हमारा नेट जीरो गोल है उसको कैसे अचीव किया जाए। इसके लिए किए जाएंगे बातचीत एंड कोऑर्डिनेशन, और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाएगा। कई सारे इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं जैसे कि सीमेंस एनर्जी, एनएल ग्रीन पावर, TAQA अरेबिया, JSW ये इंडिया की कंपनी है, टाटा स्टील इंडिया की है, सेबल केमिकल्स, रेप्सॉल, एक्विनॉर और कई सारी कंपनीज हैं जो इसमें शामिल हुई हैं। इसकी पहली मीटिंग उम्मीद है कि COP27 की जो मीटिंग होने वाली है अभी शर्म ए शेख यानी कि इजिप्ट में नवंबर 2022 में, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर होने वाली मीटिंग है जिसका ये 27th एडिशन है। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। तो उसी की मीटिंग के दौरान इसकी भी पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। अलायंस का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए 25% जो ग्लोबल GDP है वो इंडस्ट्री सेक्टर प्रोड्यूस करता है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सही बात है कि 28% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी यही करते हैं। तो अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हैं तो हमें अगर कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है तो इनका कंट्रीब्यूशन जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है। जब तक ये एक साथ मिलकर नहीं आएंगे तब तक आप कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शेल कंपनी के बारे में है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि एसएफआईओ ने अभी एक आदमी को अरेस्ट किया जो मास्टरमाइंड था और उसने कई सारी शेल कंपनीज को बना के रखा हुआ था जिनका लिंक चाइना से भी था। अब शेल कंपनी क्या है? देखिए, आपने शेल देखा होगा जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में घोंघा भी कहते होंगे। इसमें एक जीव रहता है। कई बार जब ये जीव मर जाता है, निकल जाता है, तो इसकी जो शेल है ये खाली हो जाती है, बिल्कुल खोखली रहती है। हो सकता है बचपन में आपने इसके जरिए सीटी बजाने का प्रयास भी किया हो। आप इसमें फूंक मारें तो कई बार इसमें से आवाज निकलती है, तो बच्चे कई बार इसको लेकर खेलते भी हैं। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल बात यह है कि जो शेल है, ये जो इस जीव का एक कवर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये खाली होता है, खोखला होता है। एक बार ये जीव इसमें से निकल जाए उसके बाद। तो शेल कंपनी बिल्कुल ऐसी ही कंपनी होती है जो खोखली होती है, खाली होती है। मतलब ये ऑन पेपर तो होते हैं बट इनका कोई एक्टिव बिजनेस नहीं होता, कोई एक्टिव ऑपरेशन नहीं होता, इनके पास कोई सिग्निफिकेंट एसेट नहीं होता। हाँ, ये इलीगल नहीं होते, दे आर नॉट इलीगल। आप कंपनी बना सकते हो ना, कंपनी बनाने का राइट तो सबके पास है। आपने एक कंपनी बनाई, उसका नाम रखा, ये बताया कि हाँ मैं यहाँ पे जो बुक्स हैं उनको प्रिंट करूंगा, और आपने उसको कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर भी कर दिया। लेकिन ना तो आपके पास एम्प्लॉई है, ना ऑफिस है, ना ही बुक्स आपके द्वारा प्रिंट की जाती हैं। लेकिन आप ये दिखाते हैं हर साल कि हाँ मैंने 1 लाख बुक्स को प्रिंट किया, उसमें इतना खर्चा आया, इतना प्रॉफिट हुआ। और ऐसी शेल कंपनीज में आप करते क्या हो ना कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें आप लॉस दिखाते हो कि मेरा इसमें खूब सारा पैसा खर्च हो गया, और ऐसा करके आप अपना टैक्स बचाते हैं। कई बार तो शेल कंपनीज को ऐसी जुरिस्डिक्शंस में बना दिया जाता है जहां टैक्स लगता ही ना हो, और आप ये दिखाते हैं कि आपकी जो इनकम हो रही है वो एक्चुअली में इस लोकेशन से हो रही है, ना कि वहां से जहां पर आपको टैक्स देना है। कुल मिला के ये एक अरेंजमेंट है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको जानबूझ के तैयार किया जाता है ताकि टैक्सेस को अवॉइड किया जा सके। जनरली जो शेल कंपनीज होती हैं उन्हें टैक्स हेवंस में रजिस्टर कर दिया जाता है, जहां पर या तो टैक्स न के बराबर लगता हो, या बहुत कम लगता हो, या लगता ही ना हो। और आप अपने ऑपरेशंस या अपना जो भी कामकाज है उसको उन शेल कंपनीज में दिखाते हैं जो दूसरी जगहों पर हैं, ताकि आप अपना टैक्स यहां पे बचा सकें। तो शेल कंपनी का मतलब आपने समझ लिया। कंपनीज एक्ट 2013 में वैसे शेल कंपनी को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट यानी कि ओईसीडी शेल कंपनी को डिफाइन करता है, जिसे फॉर्मली रजिस्टर किया गया हो या लीगली ऑर्गेनाइज किया गया हो इकोनॉमी में, लेकिन वो कोई ऑपरेशन कंडक्ट ना करते हो। इसी फॉर्म में इसे हम डिफाइन करते हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ के बारे में बात करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो एसएफआईओ है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। इनके पास अधिकार होता है कि अगर किसी ने कंपनी लॉ को वायलेट किया है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें अलग अलग फील्ड से लोग शामिल होते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स आपको अकाउंटेंसी के मिलेंगे, फॉरेंसिक ऑडिटिंग के मिलेंगे, बैंकिंग, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन। क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो सभी की जरूरत पड़ेगी, तो सभी लोग इसमें होते हैं। जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना पैसा छुपाते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, उनको इसमें कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। एसएफआईओ को हेड किया जाता है एक डायरेक्टर के द्वारा। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनकी रैंक कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी की होनी चाहिए। सेक्शन 211 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है वो इसको एक स्टैच्यूटरी स्टेटस भी देता है, मतलब ये एक स्टैच्यूटरी स्टेटस है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 के एम्बिट में आ जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन गियर बॉक्स के बारे में है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने अभी ऑपरेशन गियर बॉक्स लॉन्च किया, जहां पर स्मगल किए जा रहे हीरोइन को पकड़ा गया और सीज किया गया 39.5 kg ऑफ कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मतलब जो भी नार्कोटिक सब्सटेंस होते हैं उनको कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है। तो जो हेरोइन है वो भी एक प्रकार का कॉन्ट्राबैंड है। कोलकाता पोर्ट से कैप्चर किया गया। खबर ये मिली थी डीआरआई को कि जो गियर बॉक्स होते हैं व्हीकल्स में होते हैं, आपने देखा होगा, एक बार व्हीकल स्क्रैप में कन्वर्ट हो गई तो जो गियर बॉक्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। तो ये लोग कर क्या रहे थे कि गियर बॉक्स को ये लोग खोलते थे, उसके अंदर पैकेट्स डालते थे हेरोइन के, उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता था। और वो ये बोल क्या रहे थे ना कि ये जो गियर बॉक्स है ये स्क्रैप है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे हैं। क्योंकि स्क्रैप का तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है, बेचा जाता है ना स्क्रैप को, तो वो स्क्रैप को बेचने के फॉर्म में उसमें हेरोइन की स्मगलिंग किया करते थे। तो इनको खबर मिल गई डीआरआई वालों को, तो उन्होंने कहा ठीक है गियर बॉक्स में कई लोग छुपा के भेज रहे हैं तो उसके लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाते हैं। तो उन्होंने इन गियर बॉक्सेस को पकड़ा, इनको खोला, तो उसमें उनको हेरोइन मिली। तो अगर आ जाए एक कैविटी वहां पे वो बना लेते हैं, गैप बना लेते हैं। तो इसी चूंकि गियर बॉक्स में वो हेरोइन को कैप्चर कर रहे थे तो ऑपरेशन गियर बॉक्सेस को नाम भी दे दिया गया। ठीक है, तो पैकेट जो शिप किए जा रहे थे उनको मेटल स्क्रैप में से निकाला गया और पकड़ लिया गया। ड्रग एडिक्शन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए इंडिया में ड्रग्स बहुत तेजी से फैल रहा है यंगस्टर्स के बीच में, जो कंसर्निंग मुद्दा है। इंडिया एक्चुअली में दो ऐसे एरियाज के बीच में फंस जाता है जहां पर ओपीएम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। एक है गोल्डन ट्रायंगल और दूसरा है गोल्डन क्रेसेंट। देखिए जो गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया है इसमें थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस आ जाते हैं। ये सारे देश मिलकर एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। यहाँ ओपीएम का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ये स्मगल करके इंडिया में लाया जाता है। सिमिलरली गोल्डन क्रेसेंट, क्रेसेंट एक ऐसा चंद्राकार आकृति होती है। तो 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान मिलकर क्रेसेंट बनाते हैं और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ओपीएम का।
या फिर जो ड्रग्स वगैरह है वो तैयार किए जाते हैं और वो यहाँ से इंडिया में आ जाते हैं। तो इंडिया एक्चुअली में दो ऐसे एरियाज़ के बीच में है जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन किया जाता है और अथॉरिटीज़ इसको रोक नहीं पाती, ये स्मगल होकर यहाँ आ ही जाते हैं और जो यंगस्टर्स हैं इंडिया के वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में जो पहली मीटिंग थी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की उसको इन पर्सन अटेंड किया। फर्स्ट इन पर्सन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये हुई थी, तो उसमें वो शामिल हुए। देखिए यहाँ पर यूएसए और बाकी की जो पार्टनर कंट्रीज हैं इन्होंने इसको लॉन्च किया था जापान के टोक्यो में 2022 में। नाम से स्पष्ट है इंडो पैसिफिक रीजन में कॉपरेशन को बढ़ाना है, वो भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कॉपरेशन को बिल्ड करना है ताकि रिजिलियंस बढ़े, हम सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करें, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। यही सारे प्रयास इसमें किए जा रहे थे। 14 मेंबर हैं इसके IPEF के, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और US। IPEF की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक सिक्योर और ओपन प्लेटफॉर्म तैयार करता है बिजनेसेस के लिए। क्या मामला रहा, देखिए इसके 4 पिलर्स हैं फंडामेंटल, जिसमें 3 में तो इंडिया को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक में इंडिया को आपत्ति हो गई। तो 3 को इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन और क्लियर एनर्जी, इसको इंडिया ने ज्वाइन किया। लेकिन फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, ये वाला मामला इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ है, बिकॉज इसको साइन करने का मतलब ये था कि हम एनवायरमेंटल, लेबर, डिजिटल ट्रेड और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कंट्रीज की वो हम फॉलो करें, और वो हमारे इंटरेस्ट में थी नहीं। तो हमने 3 प्रावधान तो मान लिए, लेकिन एक प्रावधान हमने मानने से साफ इनकार कर दिया इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में, जिस बात को लेकर निश्चित तौर पर अमेरिका को थोड़ी सी नाराजगी तो इंडिया को लेकर जरूर रहेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होयसल टेम्पल्स के बारे में है। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि जो होयसल टेम्पल्स हैं बेलूर, हेलेबिट और सोमनाथपुरा के कर्नाटका में, उनको ऑफिशियल नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। देखिए हम अक्सर सुनते हैं ना कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया, तो ठीक है डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उसके पहले एक लिस्ट भेजी जाती है ना देशों के द्वारा कि हम चाहते हैं आप इसको डिक्लेयर कर दो। तो जो होयसल टेम्पल है, जिसे होयसलेश्वर टेम्पल या हेलिबिडू टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है, ये हेलिबिडू में लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कर्नाटका का एक टाउन है। जब पहले वहां पे होयसल एम्पायर हुआ करता था ना, तो ये हेलिबिड जो है वहां की कैपिटल हुआ करती थी। 12वीं सेंचुरी की जो टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए हैं वो भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं, और इन्हें जो उस समय के महाराजा हुआ करते थे विष्णुवर्धन, उन्होंने अपने पैट्रोनेज में बनवाया था। जो टेम्पल है वो इन जनरल आपको द्रविडियन स्टाइल में मिलेंगे। साउथ इंडिया के टेम्पल्स तो द्रविडियन स्टाइल में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको भूमिजा स्टाइल का इन्फ्लुएंस मिलेगा और नागर स्टाइल का भी। नागर स्टाइल के बारे में हो सकता है फंडामेंटल आप जानते हो, ये नॉर्थ इंडिया में बनाए जाने वाले टेम्पल्स का एक स्टाइल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भूमिजा टेम्पल स्टाइल क्या होती है। आपके लिए हो सकता है ये सवाल मुश्किल हो, लेकिन आप इसको सर्च करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज एक बार आपने सर्च करके बता दिया तो आपको याद रह जाएगा। तो भूमिजा टेम्पल स्टाइल क्या होती है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए जो टेम्पल है वो सैविज्म ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला होता है। इसमें वैष्णविज्म और शक्तिज्म, इस थीम पर भी आपको कुछ इमेजेस एंड ऑल मिल जाएंगी। जैनिज्म से रिलेटेड इमेजेस भी मिलेंगी। टेम्पल में आपको सीन्स मिलेंगे रामायण, महाभारत और भगवत पुराण के। 14वीं सेंचुरी में जो हेलिबिडू के टेम्पल्स थे उनको दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक थे उनके द्वारा प्लंडर किया गया, तोड़ा गया, तो अब उसके रूइंस बचे हैं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। इनके कंजर्वेशन और मेंटेनेंस का काम ASI ही देखता है। तो आइए रिवीजन करते हैं। वेम्बनाड लेक आंध्र प्रदेश में, शुद्ध रूप से गलत है, ये तो केरला में है ना। तारागिरी थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A का, बिल्कुल सही है। शेल कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है, गलत है, इसे OECD में डिफाइन किया गया है 2013 के एक्ट में नहीं कंपनीज के। होयसल टेम्पल नागर स्टाइल का टेम्पल है, ये भी शुद्ध रूप से गलत है। साउथ इंडिया में आपको द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल मिलते हैं। भूमिजा स्टाइल का इन्फ्लुएंस है, मैंने आपको बताया, और वो क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।